बानो भी डॉन न्यूज़ में मौजूद थीं, हम लॉन्च टीम का हिस्सा थे। एंड ऑब्वियसली मेरे वालिद तब वज़ीर ख़ारजा थे एंड ये वहाँ पे खड़े होके शुरू हो जाते हैं और ये शाह महमूद कुरैशी एंड फलाना एंड ही इज़ सो टेरिबल एंड ही इज़ फ्यूडलिज्म, मुल्तान और फिर ये जो अभी की सियासत है, इसके अंदर इतनी धांधली के बाद क्या देखा आपने? इस इलेक्शन में हमें ये भी मालूम था कि बहुत से लोग हमारे साथ खड़े नहीं होंगे क्योंकि बड़ा मुश्किल वक्त है। 30 सालों से थे, कुछ का जनरेशनल रिश्ता था, बाप दादा का रिश्ता, वो हमारे साथ चलते आ रहे थे और इस इलेक्शन में वो हमारा साथ छोड़ गए इतने मुश्किल वक्त में। और मेरी बेटी अकेली थी क्योंकि जैन भी कैंपेन नहीं कर सकता था, ही वाज अ कंटेस्टेंट। लोग खुद से निकले, चिमटे बना बना के या अपने उस पे स्टिकर्स लगाकर, खुद बनाकर। ये पाकिस्तान के हर हल्के में हुआ है एंड ये है वो खामोश इनकलाब। क्योंकि जब आप सिर्फ सच बोलते हैं ना, फिर आप अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं, ही विल प्रोटेक्ट यू। किसी भी बच्चे को अपने वालिद को मैन हैंडल होते हुए देखना, स्पेशली उन दोनों ने एक दूसरे को कोई बातचीत की, लाइक खुसपुस की एंड वो एकदम ये पुलिस वाला मेरे साथ से भागा और इतने जोर से कि एक्चुअली आई क्विकली मूव्ड असाइड। हैड आई नॉट मूव्ड, जेल से निकालने की कोशिश हो रही है कि नहीं हो रही है अभी? उनको जेल में रखेगा। हमारे वकील तो नहीं, वकील तो कर रहे हैं, बोल रहे थे ही उन्होंने कभी किसी वकील से पूछा ही नहीं है कि मुझे कब निकालते हैं। वो ये पूछते हैं कि कर क्या रहे हो मेरी कुर्बानी के साथ, यू नो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज आम इंतखाबात को पाकिस्तान में 2 माह से ऊपर होने को आ रहे हैं। हुकूमत जो उसके बाद तश्कील दी गई शहबाज शरीफ साहब के नीचे, उसको 1 माह से ऊपर हो चुका है और कारकर्दगी हमारे सामने है। लेकिन बुनियादी मसला हुकूमत बनने के बावजूद एक ही है, और वो है फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान जो एक जंग छिड़ी हुई है अभी तक। यहां तक कि हुकूमत बन चुकी है और मिनिस्ट्रियां भी चल रही हैं, सेनेट के इलेक्शंस भी हो चुके हैं एक तरीके से, यहां तक कि केपी के अंदर अभी फिलहाल नहीं हुए। एक बुनियादी सवाल जो पाया जाता है कि कितनी देर तक ये हुकूमत चल सकती है विदाउट लेजिटिमेसी, और इसके साथ साथ दूसरी तरफ इमरान खान और उनकी तहरीक जो है उस पर भी दबाव जारी है। वो भी फिलहाल अडियाला जेल के अंदर मौजूद हैं, उनके सैकड़ों कारकुन भी जेलों में वक्त गुजार रहे हैं, और उनमें से एक हैं शाह महमूद कुरैशी साहब भी, जो एक बहुत ही सीनियर लीडर रहे पीटीआई के। उनके हल्के के अंदर मुल्तान के अंदर भी बहुत धांधली की रिपोर्ट आई, और उनकी जो साहबजादी थी मेहरबानो कुरैशी, वो भी खड़ी हुई और NA 151 के अंदर उन्होंने भी लड़ा ये इंतखाबात। मगर जो रिजल्ट आए वो वाकई में फिर बाद में नजर आया कि फॉर्म 45 और 47 के दरमियान जो डिस्क्रेपेंसी थी उसके अंदर आके फंस गए। इस मौजू पे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेहरबानो कुरैशी, मेरी फॉर्मर कॉलीग भी रह चुकी है। मेहरबानो, थैंक यू सो मच कि आपने में ज्वाइन किया, वक्त निकाला हमसे बात करने का। गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक हल्की सी अपॉलॉजी भी बनती है मेरे ख्याल से। कुछ साल पहले आप खड़ी हुई थी इंतखाबात के लिए, तो एक एक अप्रोर सी शुरू हो गई थी, और उनमें से मैं भी ऑनलाइन था, और मैंने भी तनकीद की थी कि जी डायनास्टिक पॉलिटिक्स आपका का हक है। की कोई गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान के अंदर। मगर अब आके मैं उसकी थोड़ी वजाहत कर लूं कि जो हमने पिछले 1.5-2 साल में, इनफैक्ट अब ये तो सिलसिला चलता आ रहा है, मगर आपकी कारकर्दगी इलेक्शंस के दौरान और इलेक्शंस के बाद, अब इस बात पे हमें थोड़ा सा ऑब्वियसली करेक्शन की जरूरत है कि इट डजंट मैटर कि आपकी जहां पैदाइश होती है उसके ऊपर तो आपका कंट्रोल नहीं है, नहीं होता। लेकिन आप उसके बाद क्या करते हैं एक पोजीशन में आने के बाद, और किस तरीके से लड़ते हैं जो हमने देखा। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या आपके भी तासुर थोड़े चेंज हुए हैं मेहर इस इन पिछले 2 साल के अंदर और 2 माह के अंदर? फर्स्ट अप तो अस्सलाम वालेकुम अली एंड थैंक यू फॉर दैट। देखिए, जो बहस छिड़ी डायनास्टिक पॉलिटिक्स पे, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है बिकॉज मैं समझ सकती हूँ कि लोगों को इतना खौफ क्यों है उससे। क्योंकि हम जब डायनास्टिक पॉलिटिक्स की बात करते हैं, हमें दो खानदान नजर आते हैं, भुट्टोज और शरीफ। और फिर लोग ये देखते हैं कि उन्होंने हाउ मच दे हैव सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ दैट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स इन दिस कंट्री, राइट। एंड अनफॉर्चुनेटली हमने यही देखा है कि एक जो खानदानी सियासत है या जो खानदानी सियासतदान इस तरह चलते हुए आ रहे हैं, उन्होंने कभी कोई नजरियाती या असूली मौकफ नहीं अपनाया। वो
मफादात की सियासत करते रहे। तो आई कंप्लीटली अंडरस्टूड वेयर एवरीबॉडी वाज कमिंग फ्रॉम। मगर उस वक्त भी मैं सब यही कह रही थी कि कोई मेरा मेरिट भी तो देख ले, मेरी सीवी देख लो या मेरे से बात तो करो। ऑब्वियसली आई वाज मोर हर्ट जब डॉन से मेरे एक्स कॉलीग्स ने बात की, बिकॉज आप लोग मेरे साथ काम कर चुके थे। यू न्यू कि आई वाजंट जस्ट a face that was being put up to be controlled. Like independent, super independent minded individual thing. And, I had a brain and I had my own understanding. But that's all in the past. देखें, मैं तब भी, I think somebody interviewed me and I said कि of course दुख तो होता है, but it's fine. वक्त के साथ लोग खुद तस्लीम करेंगे। अगर उनको मेरे में मेरिट नजर आएगा तो लोग खुद रिव्यू करेंगे अपना फैसला। And that's what's happened. And I'm very grateful. Actually, I'm very grateful for the fact कि लोग उसको खुद से बात करते हैं कि हाँ, we did think so, but now we have a lot of respect for you. And बात यही होती है कि आपने मेहनत करके आपको इज्जत कमानी पड़ती है हर किसी को। तो अल्लाह का करम है। Really grateful. I will continue to work hard and continue to earn people's respect. क्या बदला है? What do you mean specifically by that? मैं पहले पहले अपने नाजरीन को बता दूं कि मेहरबानो भी डॉन न्यूज़ में मौजूद थी। हम लॉन्च टीम का हिस्सा थे। ये बात है 2006, 7, 8 की, और बहुत ही उस वक़्त हमें नहीं पता था कि मेहरबानो कुरैशी कौन है, क्योंकि इतनी हम्बल थी ये और हमेशा अपना सर नीचे रख के ये काम करती थी। There's हम a जैसे funny लोग जो story. थे। There's a very funny story there. Remember? So, should I tell जी, them? जी, बताएँ। बताएँ, आप बताएँ तो प्लीज़। हम न्यूज़ रूम में थे, क्योंकि तब मैं न्यूज़ रूम में साहर हबीब वाज़ द रनडाउन प्रोड्यूसर और मैं उनकी एसोसिएट थी। और हम बैठे हुए थे और अली मुस्तफा साहब आते हैं। एंड ऑब्वियसली मेरे वालिद तब वज़ीर ख़ारजा थे। एंड ही हैज़ नो आइडिया, क्योंकि सिर्फ मेरा नाम मेहरबानो था। साहर को पता था। हाउ शी न्यू हमारी कोई गुफ्तगू हुई थी उसको पता था। एंड ये वहां पे खड़े होकर शुरू हो जाते हैं, और ये शाह महमूद कुरैशी एंड फलाना एंड ही सो टेरिबल एंड ही सो दिस एंड कंपेयरिंग हिम मे बी टू जावेद हाशमी आई थिंक। एंड आई जस्ट सैट देयर विद अ स्ट्रेट फेस कि मैं तो तरफदारी भी नहीं कर सकती, मैं कुछ कह भी नहीं सकती, और मैं बस चुप करके सुनती रही। एंड आई थिंक लेटर उसी दिन साहा टोल्ड यू बाय द वे, or you found out some weeks later. It was hilarious. ये पहली बार नहीं हुआ और वो आखिरी बार नहीं था कि मेरा जो मुंह है वो ऐसा खुला ऐसे मौकों के ऊपर कि Oh सब चीजें God. सामने आ गई। बट गेटिंग बैक, बिल्कुल आपकी बात सही Yes. है कि लोगों के ओपिनियंस भी चेंज होते हैं। शाह महमूद कुरैशी का किरदार भी चेंज हुआ। आपके वालिद हैं, आप बेहतर जानती होंगी, पीपल्स पार्टी के अंदर उनकी शमूलियत रही, फिर वो पीटीआई के अंदर दाखिल हुए, और जावेद हाशमी का आपने नाम लिया। ये दो बड़े स्टॉलवर्ड थे मुल्तान से जो आए, और बड़ी डिफरेंट पर्सनालिटीज थी। उसके ऊपर हमने लिखा भी कि जी ग्रुप फॉर्मेशन कैसे होती है। जावेद हाशमी साहब का, यानी सही, हम मुल्तान की बात करते हैं, सिटी ऑफ सेंट्स की बात करते हैं, एक बड़ा उसका फ्यूडल एक बेसिस भी रहा है मुल्तान का। और इस इलेक्शन में आके जो आप खड़ी हुई NA 151 के ऊपर अगेंस्ट एन अदर फ्यूडल, यानी उनकी बड़ी स्टोरीड हिस्ट्री है गिलानी साहब की। तो ये बताएं कि फ्यूडलिज्म, मुल्तान, और फिर ये जो अभी की सियासत है, इसके अंदर इतनी धांधली के बाद क्या देखा आपने? एक तरीके से आपका अपने लेसन्स हैं, दूसरी तरफ उनके अपने लेसन्स हैं। क्या आपकी लर्निंग क्या हुई इसके बाद? मैं आपको अब ब्रॉडर टर्म्स में बताती हूँ इस इलेक्शन से, क्योंकि हम वही फ्यूडलिज्म और फैमिली का इन्फ्लुएंस और ये सारी की बात कर रहे हैं। और साउथ पंजाब आप जानते हैं, पासमानदा भी है, कंजर्वेटिव भी है, स्पिरिचुअल भी है। तो वहां पर बहुत सारे मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं दैट प्ले इन, मगर रिवायती सियासत में और इस इलेक्शन में हमने यही देखा कि सबको यही खदशा था। देखिए, क्योंकि आप, और अब एक और चीज जो साउथ पंजाब की मशहूर है, साउथ पंजाब के लोग धीमे लोग हैं। वो तसादुम नहीं चाहते, दे नॉट कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड, वो चीज़ों को चलाना चाहते हैं। उनकी पर्सनालिटी, आई मीन ऑल्सो ये भी कहा जाता है, मीठी छुरी भी कहा जाता है, सो वो फ्रंट पे नहीं आके, दे डोंट प्ले ऑन द फ्रंट फुट। आपको बात कुछ करेंगे, पीछे से कुछ और भी करते हैं, बट द पॉलिटिक्स इज लिटिल ट्रेचरस इन साउथ पंजाब, राइट? तो इस इलेक्शन में हमें ये भी मालूम था कि बहुत से लोग हमारे साथ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि बड़ा मुश्किल वक्त है। हमने एक असूली मौक़िफ़ लिया हुआ है जमात के तौर पे, और इस मुश्किल का इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट और ताकत के अगेंस्ट
सराइकी अक्सर नहीं जाया करते. इट्स एन अनोमली, like Javed Hashmi was considered an anomaly. तो इस इलेक्शन में भी सबका यही तवक्को तो नहीं, तशवीश सबको यही थी, सबका शक भी यही था कि ऐसे ही होगा. एंड हमने यही देखा इलेक्शंस में. अब मेरे वालिद जेल में थे, मैं जिस हल्के से कंटेस्ट मैंने किया वो उनका ट्रेडिशनल हल्का है. हमारा फैमिली का, जहाँ से हम पिछले आई थिंक 1960s से हम वहां से, हमारे खानदान वहां से इलेक्शंस लड़ रहा है उस इलाके से. तो वहां पे हमने देखा कि बहुत सारे लोग थे जो मेरे वालिद के साथ पिछली 30 सालों से थे. कुछ का जनरेशनल रिश्ता था, बाप दादा का रिश्ता, वो हमारे साथ चलते आ रहे थे. और इस इलेक्शन में वो हमारा साथ छोड़ गए, वो मेरे साथ नहीं खड़े हुए. वो सारे इन्फ्लुएंशियल लोग, बड़े लोग जिनके बड़े धड़े होते हैं, जिनके ज्यादा वोट्स होते हैं, उनका असर वसूख होता है. तो बहुत से इस तरह के लोग हमारे साथ नहीं थे. बल्कि इलेक्शंस के बाद जब हमने बाबा को जाके लिस्ट दी ऑफ ऑल द पीपल हु डिच्ड, तो ही वाज शॉक्ड. उनको अफसोस भी था एंड शॉक भी थे कि कैसे इतने मुश्किल वक्त में, और मेरी बेटी अकेली थी, क्योंकि जैन भी कैंपेन नहीं कर सकता था. ही वाज अ कंटेस्टेंट बट ही वाजंट देयर विद मी. सो ही थॉट कि इन लोगों ने, जिन्होंने इतनी देर, इतने जनरेशन से साथ दिया, मेरी बेटी अकेली आई, मेरे पे सजाए मौत का मुकदमा था और इन लोगों ने उसका साथ ही ना दिया. आई मीन हाउ कुड दे डू दैट? एंड इट्स बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड जो ताकत का इस्तेमाल, एंड दूसरी तरफ लालच, इक्तदार की चमक, ये सब था. एंड हियर इज द चेंज. उनके नीचे अब थे, लोगों ने अपना वोट अपनी सोच के मुताबिक दिया, एंड दैट इज व्हाई वी वन द इलेक्शन. लोगों को अपनी ताकत का असल में अब पता चल गया है कि वोट उनकी ताकत है. उनको किसी के कहने पे वोट नहीं देना. कोई बड़ा होगा, कोई फ्यूडल होगा, या कोई वहां का इन्फ्लुएंशियल बंदा होगा, या कोई एक स्ट्रॉन्ग धड़ा होगा, बट दे डोंट नीड टू बी शीप. दे रियलाइज कि हम अपने वोट का फैसला खुद कर सकते हैं, और उन्होंने किया. एंड व्हाट वी हैड वाज, नौजवान हमारे साथ खड़ा हुआ, गरीब हमारे साथ खड़ा हुआ, औरत हमारे साथ खड़ी हुई, और डट के खड़े हुए. वो निकले, वो घर घर खुद पैगाम लेकर गए. पीपल, लोग जिनसे मैं मिली तक नहीं हूं, अभी तक मुझे मौका भी नहीं मिला कि मैं सबको मिलूं. फोन पे किसी का मैसेज आता है कि हापी हमने आपकी बड़ी कैंपेन की, या बीबी हमने ये की. लोग खुद से निकले, चिमटे बना के, या अपने उस पे स्टिकर्स लगाकर, खुद बनाकर घरों लेकर गए. एंड दैट इज द चेंज. एंड ये सिर्फ 151 में नहीं हुआ, ये पाकिस्तान के हर हल्के में हुआ है. एंड ये है वो खामोश इनकलाब जो इमरान खान साहब अपनी इस लड़ाई से, अपनी ढिठाई से, और अपने असूली मौक़िफ़ से पाकिस्तान में लेकर आए हैं, कि लोगों ने उनका साथ दिया है. मुश्किलात के बावजूद लोगों को धमकियां भी थी. एंड द अदर थिंग अली, मैं जब कैंपेन के लिए जिधर भी जाती थी ना, एनी रूम, कोई भी गांव, कोई भी यूनियन काउंसिल, 10 लोग हों या 50 लोग हों, हर कमरे में, हर महफिल में एटलीस्ट 2 या 3 लोग आपको मिलते थे जो कहते थे हम इतने दिन जेल लगा कर आए हैं. 9 मई के बाद उन्होंने हमें गिरफ्तार किया. हालांकि आपको मालूम है मुल्तान में कुछ भी नहीं हुआ था. नहीं, 2-3 इश्यूज हैं इसके ऊपर. पहले तो जेल की बात भी आपने की, आपके वालिद खुद ही जेल के अंदर हैं. मगर स्पेसिफिकली उससे पहले, उस गुफ्तगू को छेड़ने से पहले, NA 151 की बात बताएं. फॉर्म 45 के ऊपर आप कहती हैं आप जीती, और आपने वो अपना सबूत भी सामने लेके आई, मगर असेंबली में उस नशिस्त पे कोई और बैठा हुआ है. या मैं तो उनको स्ट्रेंजर इन द हाउस कहती हूँ ना. स्ट्रेंजर्स इन द हाउस से हल्फ उठवाया गया है. देखिए, एंड सबसे, अब मैं गई थी कुछ हफ्तों पहले, मैं मुल्तान में थी. मैं गई अपना शुक्रिया अदा करने सबका, क्योंकि जीतो ना जीतो आपको फिर भी शुक्रिया करना पड़ता है. पर इसमें तो हम जीते इलेक्शन, और इतनी मुश्किलात का सामना किया, और वो लोग आज भी मेरे साथ खड़े हैं. तो वो सब यही बता रहे थे, हर जगह हम गए, कहते हैं कि हम तो जी पोलिंग स्टेशन पे खड़े थे ना, पोलिंग स्टेशन के बाहर भी हम लोग ही खड़े थे, उनके लोग भी खड़े थे, ढोल लेकर सब आए थे, मगर ढोल हमारे बजे. मुबारक कच्चे मुंह उन्होंने हमें दी, उन्होंने तस्लीम किया. तो वो भी जानते हैं कि हम जीते हैं. अब ढिठाई से उन्होंने हल्फ उठा लिया हो, मगर उनके अपने वर्कर्स और वोटर्स भी तो शर्मिंदा हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो ये इलेक्शन नहीं जीते. तो अपने आप को, अपने लोगों को शर्मसार करके अगर तो इनको इज्जत मिलती है तो ले ले.
इज्जत तो खैर अपना ऊपर से ही आ सकती है, कोई दे नहीं सकता एग्जैक्टली किसी को इज्जत। तो ये तो एग्जैक्टली आपने जिस तरह बात शुरू की थी, आप जेलों की बात कर रही हैं। शाह महमूद कुरैशी आपके वालिद को जेल में बहुत अरसा हो गया है अब, सिंस लास्ट ईयर। जब इमरान खान साहब को जेल में डाला गया तो एक अफवाहें ये चलाई गई कि जी शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं इमरान खान साहब टेक से ओवर इक्तदार लेने के लिए कि वो उनके या ब्रूटस होंगे। मगर इन सब चीजों के बावजूद हमने देखा कि वो इमरान खान के साथ डटे रहे। वो क्यों डटे रहे? उन्होंने ये डील क्यों नहीं ली? और क्यों नहीं वो बाहर आके कहा उन्होंने कि जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इनसे, जैसे और लोगों ने किया? आई नो हम हमारी ना जेल में एक दिन ये गुफ्तगू हुई हमारी क्या बाबा की हम सब बैठे थे खान साहब थे ये शुरू के दिन है साइफर केस के जब उन्होंने वो कमरे नहीं बनाए थे देयर वर नो डिविजन्स तो हम सब इकट्ठे लिटरली एक सर्कल में बैठा करते थे और बातें किया करते थे तो खान साहब बाबा मैं बुशरा बीबी और खान साहब की बहनें अलीमा खाला रानी खाला उज़मा खाला मैं मेरी वालदा मेरे ज़ैन नहीं आ सकता था तब या ज़ैन था उस दिन एनीवेज हम सब बैठे थे और इसी तरह गपशप हो रही थी और बाबा ने कहा कि यू नो आई थिंक बुशरा बीबी ने उनकी बहनों से मुखातिब होके कहा कि ये यहीं पर खान सामने बैठा है मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पर नंबर वन अपनी मर्जी से हूँ जेल में इस वक्त क्योंकि बेसिकली ही हैड आप बिल्कुल ठीक कह रहे ही हैड बीन ऑफर्ड एवरीथिंग एंड मोर ऑन अ सिल्वर प्लेटर यू नो कि बस अपनी कीमत बताओ हम अदा करेंगे एंड उन्होंने कहा मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे बैठा हूँ और मैं इसके मुंह के सामने तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ मैं किसी की इसकी जाती पर्सनालिटी या इसके लिए नहीं बैठा मैं असूल की वजह से यहाँ पर हूँ this is not something he felt he said this is not something I owe Imran this is something I owe myself it is my principle हमने कुछ गलत किया ही नहीं ना इमरान ने ना मैंने उन्होंने कहा कि हम दोनों ने कभी हमने कोई गलती की नहीं तो हम मैं किस तरह झूठ बोलूं यू नो एंड जब एफआईए उनको इन्वेस्टिगेट कर रही थी यू नो जब ना कोई एफआईआर दर्ज हुई थी जब सिर्फ इन्वेस्टिगेशन हो रही थी असद उमर साहब भी थे उसका हिस्सा सब जाते थे तो फाइनली इट केम टू अ हेड वो एक ऐसे मोड़ पर आ गई कि उन्होंने तब धमकी लगाई कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर यू नो आपको फांसी भी हम दे सकते हैं और 14 साल जेल में सड़ते रहेंगे इस तरह की बातें एंड तो उन्होंने घर आया हम सबको बुलाया एक्चुअली इस्लामाबाद कि मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ तो वी वर ऑल देयर एंड ही सेड अलग अलग पहले हम सबको बिठाया देन अलग अलग भी हमसे बात की ही सेड कि ये होने जा रहा है दिस इज व्हाट आई बीन he didn't tell us this is I'm not part he just said this is what I've been threatened with and I want to मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों की क्या सोच है क्योंकि तुम सबसे ज्यादा मुतासिर होगे इस फैसले से एंड हम सब ने सोचा he said नहीं ऐसे नहीं जवाब देना सोच के देना तो सबने सोच के जवाब दिया तब हमारा मौका like I've said this before a few times as well we said आप सिर्फ सच बोलें just say whatever the truth is क्योंकि जब आप सिर्फ सच बोलते हैं ना फिर आप अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं and he'll protect you and I had said you know बाबा आपने सारी जिंदगी सियासत जो की है with integrity उसके साथ की है तो अब इस मोड़ पे आके इंटेग्रिटी को कुर्बान मत करना बाकी सब हम देख लेंगे तो he said it's going to be very difficult for you guys so I said I know and उन्होंने हमें ये भी बताया कि if I'm gone I'll be gone for a very long time and we all said we know and so he said and you're standing by your decision so we said yes and so that was that so he went in with his eyes open उनको मालूम था कि अगर वो कोऑपरेट नहीं करेंगे या जैसे खान की कमर में छुरा नहीं खोपेंगे तो these will be the consequences and जब हम अडियाला जाते थे और उनसे मिलते भी थे तब तो at one point he was convinced कि Khan Sahab was convinced that this whole thing is going to fall flat on its face and he used to say देखो शाह मैं आपको बता रहा हूँ जिंदगी मौत और इज्जत अल्लाह के हाथ में किसी चीज की फिक्र नहीं करनी चाहिए and so you know Baba was like yes हमने जो करना है वो करना है बाकी अल्लाह देख लेगा but he was also convinced हमें कहते थे I'm never going to come out you know he would give us letters or notes saying कि when my grandchildren are older tell them that I love them and you know things like that it was very emotional but despite the emotion despite the sadness there was a resolve in all of us and there is a resolve in all of us and
बाय हमें ये दीवार से लगा लगा के, और वो घेरा जैसे तंग नहीं करते जाते, जैसे मेरे भाई के खिलाफ इसको 35 एफआईआर, मतलब हर हफ्ते या हर महीने कोई नई एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब इतना जब दीवार से लगा देते ना, अब लोगों को ढीठ कर देते हैं। हम तो पहले से ही हमारा रिजॉल्व इतना मजबूत था बिफोर गोइंग इनटू एनी ऑफ दिस, तो अब तो हम और भी ढीठ हो गए हैं ना। मतलब देयर इज नो ब्रेकिंग, आई कीप सेइंग कि अब आप हाँ, सही है, ढीठ होना अपनी जगह पे, मगर आपको आपके सामने आपके वालिद को वो वजीर खारजा भी रह चुके हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं पाकिस्तान के। उन्हें बड़ी क्रिटिकल स्टेजेस के ऊपर, अमेरिकन विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान के ऊपर, इन सब चीजों के यस, ऊपर, दोहा डील के ऊपर, जब कतर में हुई थी उधर भी वो मौजूद थे। एब्सोल्युटली, मगर किसी भी बच्चे को अपने वालिद को मैन हैंडल होते हुए देखना, स्पेशली व्हेन ही रीचेस अ सर्टेन एज, या 70 साल की उम्र में उनकी मैन हैंडलिंग भी हुई, तो उसका क्या असर पड़ा फैमिली के ऊपर, आपके ऊपर? उस दिन आई डोंट नो, खुश बदकिस्मती से या बाय चांस मेरी फूफियाँ भी आई हुई थी उनको मिलने, और आई थिंक पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा उनको मिलने आई थी, पहली दफ़ा, एंड वो भी वहाँ खड़ी थी। उस वक़्त तो जब हम आई वाज़ शॉक्ड, बाबा बिल्कुल सामने खड़े थे, वहाँ पे एक रिपोर्टर बहुत पीछे था, एंड ही वाज़ ट्राइंग टू रिकॉर्ड, तो मैंने कहा मुझे दे दें फ़ोन, सो आई वेंट। मैं बिल्कुल 2 फुट के फासले पे खड़ी थी, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी किसी के लिए। जो पुलिस वाला है वो बिल्कुल मेरे साथ, लाइक लिटरली यहाँ पे कंधा था उसका, यहाँ पे राइट हियर, राइट नेक्स्ट टू मी। सब बिल्कुल आराम से सुकून में सब खड़े हैं, बाबा गुफ्तगू कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके साथ एक बंदा खड़ा था सिविलियन क्लोथ्स में, सफेद शलवार कमीज और एक काली जैकेट, कोट, नॉट अ वेस्ट कोट, कोट। एंड उसने उन दोनों ने एक दूसरे को कोई बातचीत की, लाइक खुसपुस की, एंड वो एकदम ये पुलिस वाला मेरे साथ से भागा, और इतने जोर से कि एक्चुअली आई क्विकली मूव्ड असाइड, हैड आई नॉट मूव्ड ही वुड हैव पुश्ड मी व्हाइल गोइंग एज वेल। तो वो गया, एंड आई वाज शॉक्ड, बट बिकॉज आई वाज फोकस्ड ऑन मेकिंग दिस वीडियो, आई डिड नॉट कोई इमोशन नहीं फील किया उस मौके पर। एंड दूसरी मुझे तशवीश थी कि मेरी फुफियाँ, अब मेरी वालिद की सबसे बड़ी बहन, वो भी वहाँ पे खड़ी थी, एंड मेरी फूफियाँ मजाक करते हैं, मेरी फूफियों के दिल ना बड़े कमजोर हैं, वो बहुत नाजों से पली हैं, बड़ी प्रोटेक्टेड रही हैं हमेशा, तो वो ये चीजें नहीं देख सकती, बट दे स्टूड देयर, एंड आई वाज वरीड कि one of them is going to have a complete breakdown या कोई चीखना ना शुरू कर दे, and the whole thing was we want to keep the situation calm। ये बदतमीजी कर रहे हैं, मगर हम नहीं चाहते कि कोई तसादम हो जाए, या यहाँ पे कोई धक्कम पेल शुरू हो जाए, या कोई और उनको मौका मिल जाए इसको एक बड़ा भतंगड़ बनाने का। तो वी स्टेड वेरी काम, एंड उसके बाद आई स्पोक टू द प्रेस एज वेल, जो वहाँ पे खड़ी थी, बट आई वाज सो डिस्गस्टेड। आई वाज, एक होता है आपको गुस्सा आता है, और फिर गुस्से का nth लेवल होता है व्हेन यू आर टू डिस्गस्टेड टू इवन से एनीथिंग, एंड दैट इज हाउ आई फेल्ट। इट टुक 1 या 2 दिन लगे होंगे फॉर ऑल ऑफ इट टू हिट मी, एंड देन मैं जब भी वो अब वाकया देखती हूँ या सोचती हूँ, तो ऑब्वियसली मेरी आंखों में आंसू आते हैं, बिकॉज मैंने तो कभी किसी को अपने वालिद से ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा, लेट अलोन पुशिंग हिम एंड शविंग हिम इतनी बुरी तरह से। देयर वाज अ फ्यू टाइम्स बाबा हेल्ड हिज ग्राउंड, बिकॉज द वे दे वर पुशिंग हिम, उनको तो गिर जाना चाहिए था जमीन पे। ही एक्चुअली, जिस तरह उन्होंने धक्के दिए, जिस तरह वो घसीट रहे थे, सिर्फ ठुड्डे नहीं मारे, ठुड्डे भी मार देते, बिकॉज वो 2-3 दफा उन्होंने जो धक्के दिए वो गिरते गिरते बचे। ही गॉट हिज बैलेंस बैक, ही कुड हैव गॉटन हर्ट वेरी बैडली। एंड आई कीप, मैं दोबारा दोबारा उसको अपने दिमाग में रिप्ले करती हूँ, और मैं सोचती हूँ, एंड आई जस्ट डिस्गस्टेड। वो पढ़ रहे थे, एक लेटर लिखा हुआ था उन्होंने, कुछ लिखा हुआ था, उसको पढ़ रहे थे जब ये सब कुछ हुआ। ये कलम और तलवार, या कलम या जबर के दरमियान जो जंग छिड़ी हुई है पाकिस्तान में, अब आपके सामने एक हुकूमत है, वो किस बुनियाद पे खड़ी है ये हमें नहीं पता, वो किस फैंटेसी में चल रही है ये हमें नहीं पता, और जो उनके पीछे लोग खड़े हुए हैं उनको प्रॉप अप कर रहे हैं, वो भी किन ख्यालात का शिकार हैं, इससे भी हमें कोई इल्म नहीं है कि क्या होगा। अगर आपके ख्याल से ये कब तक ऐसी सिचुएशन इस लिम्बो में चलती रहेगी, और अगर, तो आपने जैसा कहा, आपके वालिद ने भी कहा कि मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अरसे के लिए अंदर जा रहा हूं, क्या वो बाहर आ सकेंगे? क्या इमरान खान बाहर आ सकेगा? क्या लग रहा है आपको अभी फिलहाल,
देखते हुए 2 माह गुजर जाने के बाद इंतखाबात के, जहां पे बहुत धांधली हुई, उसको कवर भी बड़ी बुरे तरीके से किया गया, तो क्या आपके एहसासात हैं इसके ऊपर? अगर मेरा ईमान इतना मज़बूत ना होता, तो मैं बिल्कुल आपको एक नाउम्मीदी से भरा जवाब देती और कहती कि कुछ भी नहीं होएगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। हमें ना अदालतों से इंसाफ मिलेगा, ना इलेक्शन ट्राइब्यूनल में मिलेगा, ना ईसीपी से मिलेगा, ना ये बाहर आने देंगे। बट दैट एवरीबॉडी वुड थिंक कि ये प्रैग्मैटिक, ये बिल्कुल ठीक बात कर रही है। मगर ईमान है बहुत मजबूत। एंड मुझे पूरा यकीन है कि कभी ना कभी तो ये जबर भी टूटेगा और इनका जो तकब्बुर है वो भी टूटेगा। अम, हमें पूरी उम्मीद है कि साइफर केस में जो इस वक्त हाई कोर्ट में आज भी उसकी समाअत थी, कि वो अपने राइटफुल कंक्लूजन पे पहुंचेगा। प्रोसिक्यूशन ने उसको लंबा करने की कोशिश की है कि वो ईद से आगे उसे ले जाए। उन्होंने 3 दिन मांग लिए हैं मजीद टू प्रिपेयर देयर रिस्पॉन्स। तो ऑब्वियसली ईद के बाद ये केस आगे चलेगा। और मगर इसके अंदर मेरिट्स पे फैसला होगा। और ऑलरेडी वो ये तो कह तो चुके मेरिट हैं क्या कि है? मेरिट क्या है? क्योंकि अपने जी एक तरफ कल तो वो ये था ना कि वो रिटर्न नहीं की उन्होंने कॉपीज़ हम्म जो उनके पास साइफर की थी, औरों ने भी नहीं रिटर्न की थी। पहले ये कहा जा रहा या था कि जी स्टेट सीक्रेट्स रिवील किए गए हैं। तो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ दिस केस? वही तो एस्टैब्लिश हो गया ना। कल मियां गुल हसन औरंगजेब के भी रिमार्क्स थे कि ये तो हमने साबित कर लिया कि ना इमरान खान ने उस साइफर के मंदरजात, ना शाह महमूद कुरैशी ने डिस्क्लोज किए पब्लिक को ना, क्योंकि हवाला दिया था सिर्फ और सिर्फ 27 मार्च के जलसे का जो परेड ग्राउंड में था, और एज एविडेंस उन्होंने उनकी स्पीचेस दी थी। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि ये तो हुआ नहीं। देयर वर्ड्स वर कि अब हाथी बाहर निकल आया, अब दुम को बाहर निकालना है। और दुम ये है कि जो साइफर है, अगर साइफर तो नहीं, आई वुड कॉल इट अ टेलीग्राम, बिकॉज जब साइफर डिकोड हो जाता है और वो पैराफ्रेज होता है और वो सिंपल टेक्स्ट में उसको डाला जाता है, तो देन वो टेलीग्राम है जो प्राइम मिनिस्टर के डेस्क पे जाता है, या फॉरेन मिनिस्टर के डेस्क पे आता है, या डीजीआई को जाता है, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाता है। इट्स अ टेलीग्राम। तो वो जो टेलीग्राम है, अब कि वो कहाँ गया है, इस पे हमने तयन करना है कि जिम्मेदारी किसकी थी उस टेलीग्राम को संभालना, क्योंकि हर चीज के ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स है ना। आई डोंट थिंक ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स में कहीं भी लिखा है कि वजीर आजम की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने दफ्तर के कागजात संभाले। राइट। जो प्रोसिक्यूशन का केस है वो इस बात पे मबनी है कि इन्होंने ना सिर्फ घुमाया, उसमें मेरे वालिद का रोल आता है कि वो कह रहे हैं कि उनकी कॉन्वेंस के साथ, यू नो, ही I don't even know how they can establish that, or how they can say कि कोई कोई चीज घुमा रहा है और एक और बंदा उसको शय दे रहा है, या उसके कहने पे वो घुमा रहा है, या वो दोनों ने बच्चों की तरह जाके पता नहीं किसी तकिए के नीचे छुपा दिया है, यू नो। तो ये प्रोसिक्यूशन को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। और मेरी नज़र में इसकी जिम्मेदारी शाह महमूद कुरैशी पे तो बिल्कुल आयद नहीं होती है, बिकॉज इट्स नॉट इवन हिज ऑफिस, राइट। और इमरान खान साहब का दफ्तर है, मगर वो वजीर आजम थे, उन पे भी नहीं आयद होती है, क्योंकि आजम खान पे आयद होती है। और मेरा मानना, फ्रेंकली नाउ गेटिंग अवे फ्रॉम द लीगल मेरिट्स ऑफ द केस, मेरा मानना तो ये है, खान साहब को जब उनका इंटरव्यू था मारिया मेमन के साथ, राइट, ही उन्होंने खत का पूछा, उन्होंने कहा कि वो मिल नहीं रहा, वी कांट फाइंड इट, वो कहीं खो गया है, राइट। एंड उसको तब सबने पकड़ लिया कि ओ ही सेड खो गया है, बट दे वर स्टिल लुकिंग फॉर इट, करेक्ट। माय बिलीफ इज कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऑफिस में ही है खत, और वहीं पे था, क्योंकि उसकी कुछ, ये मार्च की बात है, राइट, जब उन्होंने 27 मार्च को परेड ग्राउंड में गुफ्तगू हुई। अब अप्रैल में कुछ मतलब हफ्ते के अंदर तो हुकूमत चली गई, खान साहब रुखसत हो गए, उन्होंने वो छोड़ दिया पीएमओ। तो पीएमओ में उसके बाद एक और वजीर आजम आया, शहबाज शरीफ साहब आए, उनको भी टेक्निकली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्या आपसे तो नहीं खोया, आपने देखा था, आपके दफ्तर में था, बिकॉज इट वाज जस्ट अ शॉर्ट विंडो ऑफ अ वीक। मेरा मानना है कि वो खत वहीं पर था, इनको मिला भी। जिस जिस बदनीयती पे मबनी ये पूरा केस है, जिस बदनीयती पे पिछला 1 साल हमने इस मुल्क को चलाया है और अदालतों को चलाया है और केसेस को चलाया है और झूठे मुकदमे बनाए हैं, मेरा तो मानना है कि इन्होंने खुद उसको गुम किया। इट्स वाज तो ये तो नेवर एक मिसिंग। इट्स अ टिप ऑफ द आइसबर्ग सो टू स्पीक एज वेल, राइट? क्योंकि साइफर के अंदर तो जो कहा गया था कि जी कनेक्शन बनाया गया था इमरान खान साहब ने भी कि जी अमरीकी साजिश है ये हम्म अमेरिका से ग्रीन लाइट आई है
लोकल कोलैबोरेटर्स नेमली बाजवा साहब को हुकूमत या उल्टाने की या गिराने की, और उसकी फिर या बाद में आके मौलाना फजलुर रहमान के भी स्टेटमेंट आए। तो कौन था इस हुकूमत को गिराने के पीछे आपके ख्याल से, कंसिडरिंग कि साइफर उसके अंदर एक बहुत ही एक अहम मोहरा बन के सामने आया? बट अली, उसके बाद आपने पढ़ा होगा, आई थिंक वकास ने एक पीस लिखा, पीस तो नहीं, ही पुट अ होल सीरीज ऑफ अ थ्रेड टुगेदर कॉल्ड बाजवा फाइल्स, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, ब्रॉडकास्ट। तो हाँ, पॉडकास्ट एग्जैक्टली। तो उसके अंदर ही उसने बड़े इंकशाफात किए, एंड फिर बाजवा साहब के खुद के इंटरव्यूज आए, राइट, जो उन्होंने किसी जर्नलिस्ट को दिए थे, और उस इंटरव्यूज तो नहीं, गुफ्तगू की थी, और वो जी, जी। जर्नलिस्ट ने कोट की। तो उसके अगर हम उन दोनों को इकट्ठे मिलाकर पढ़ें या देखें, तो वो कड़ियां मिलती हैं, राइट? जो वॉडकास्ट ने जो सब लिखा था, उसमें सदाकत थी, सदाकत है। क्योंकि बाजवा मगर साहब ने डोनाल्ड भी लू उसी साहब तरह आके की, उसको डिनाई किया। डोनाल्ड लू साहब ने हाल ही में आके उसे उन सब चीजों को डिनाई किया। कहा कि ऑफ ये जी एक कोर्स, मेयर कंस्पिरेसी थी ये। ऑफ कोर्स, क्योंकि चोर कब अपनी चोरी का एतराफ खुद करेगा? अगर किसी ने गलती की है, वो अपनी गलती का एतराफ, गलती तो नहीं, इट्स बहुत बड़ी गलती है, इट्स नॉट कि ओ सॉरी मैं ये करना भूल गया, एक तो बहुत अभी बड़ी अभी भी आप चीज हुई है। मेंटेन करती ही हैं कि इसके कांट पीछे आप इंक्रिमिनेट कहती हैं कि एक हिमसेल्फ। साजिश, कि आप अभी भी कहती हैं कि एक साजिश का शिकार रहे आपके वालिद और इमरान खान साहब इस साइफर के जरिए, अमरीकी साजिश का? साजिश यहाँ से एक्सपोर्ट हुई हो, या वहां से फिर इंपोर्ट हुई हो, या एक्सपर्ट होके वो नहीं बेचते, लाइक यू, वी इंपोर्ट पार्ट्स ऑफ अ मोबाइल फोन हियर, वी ऐड वैल्यू टू इट, एंड देन वी एक्सपोर्ट इट। इट्स दैट काइंड ऑफ चेन, आई थिंक। बट चलिए फाइनली। 100% नहीं नहीं, जी, वी जी। स्टैंड बाय दैट, वी बिल्कुल वी स्टैंड बाय दैट, बिकॉज हमें भी मालूम है। अच्छा, मेरे वालिद ने जो 27 मार्च को परेड ग्राउंड में सीक्रेट का हवाला दिया था कि मेरे दिल में बड़े राज हैं, राइट? उन्होंने कहा मेरे सीने में बड़े राज हैं, अगर चाक कर दूं तो, यू नो, he had, it was very poetic the way he had said it also, and it was quoted in the Islamabad High Court. तो मियां गुल हसन साहब ने कहा कि ये शायरी है, क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है क्या क्या रहे हैं, दिस इज पोएट्री। तो उसके अंदर उस पे पता व्हाट ही वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट वाज द फैक्ट दैट वो लिएज कर रहे थे जो हमारे इत्तेहादी जमातें थी ना, उनके मेंबर्स के साथ, और उन्होंने सीधा सीधा बता दिया था कि जी हमें कॉलें आ रही हैं, हमें बता दिया गया है कि हमने आपका साथ नहीं देना, तो इसलिए हमें मालूम है कि ये साजिश थी, उनको भी मालूम है। आप देखना 5 सालों में सब खुद तस्लीम करेंगे। आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिक्र किया, मुझे पता है हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। हम्म। फाइनली जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच चुकी है, बैक एंड फोर्थ हुई। चीफ जस्टिस हम्म, काजी फाइज ईसा, अतर मिनल्ला साहब ने भी एक आईना तराशी का यानी उठाया उनके लिए। बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको, अब ये एक लीगल उसके अंदर यानी जुडिशरी के अंदर भी एक फसाद सी पैदा हो गई है, जो सिलसिला चल रहा है इस मुल्क के अंदर लाकानूनियत का, ये किस तरफ आप जाती देख रही हैं, कंसिडरिंग कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस, जिसमें बाबर सत्तार साहब भी शामिल हैं और दीगर जजेस भी शामिल हैं, किस दिशा में, किस तरफ ये चीज जा रही है आपके ख्याल से? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आप शुरू में हम जब बात करते मैंने आपको फैसल सिद्दीकी साहब के जो ऑपेड है कॉलम आज, उसका भी हवाला दिया, और अगर किसी सॉर्ड ने नहीं वर्सेस पढ़ा, पेन। यस, सबको पढ़ना चाहिए। इट्स ब्यूटिफुली रिटन एंड बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू, एंड इट टेल्स यू अ लॉट कि इस वक्त हो क्या रहा है और तसादम है किसके बीच में। सॉर्ड मतलब इस मुल्क के मुक्तदर हल्के, ताकतवर हल्के, और दूसरी तरफ द पेन एज इन कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, जुडिशरी, इन सब के दरमियान जो एक तसादम है इस वक्त, और ये तसादम अब डिफाइन करेगा कि पाकिस्तान किस करवट बैठेगा ये ऊंट, और हम किस तरफ जाना चाहते हैं। हम पिछले 76 सालों से हम हमेशा कहते हैं वी आर एट अ क्रॉस रोड्स, हम एक क्रॉस रोड्स पे हैं, और अब हम वाकई उस क्रॉस रोड पे हैं, और अगर हमने गलत सिमत का तयन किया तो ये मुल्क बर्बादी की तरफ चला जाएगा। मगर तसादम अभी रहेगा। अब देखना है कि जीतता कौन है। क्या तलवार जीतेगी, जो कि तलवार हावी रही है, और उन्होंने अपने इस आर्टिकल के एंड पे, ऑपेड के एंड पे लिखा है कि मुल्क तबाह हो जाएगा अगर अगर तलवार कोशिश करती रही कि वो प्री 1971 वाला पाकिस्तान इस्टेब्लिश कर ले।
राइट क्योंकि 1971 के बाद 73 की कॉन्स्टिट्यूशन आई और उनका मानना भी यही है कि जो 73 की कॉन्स्टिट्यूशन है इसका पूरा जो एम था वो था टू इस्टेब्लिश सिविलियन सुप्रेमेसी, राइट। हम कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आए, हम जमहूरियत को अपना महवर बनाकर, अवाम को अपना महवर बनाकर उनकी ताकत को आगे चले, और ये तब से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और तब से हमने देखा है कि अब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का उनको शहीद किया गया, उनका एक जुडिशियल मर्डर था, आज अदालतों ने तस्लीम किया। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहब को हम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी हमने शहीद कर दिया। जितने डेमोक्रेटिक लीडर्स आए या वो एग्जाइल में रहे या उनकी हुकूमत निकाल दी गई या उन्हें अडियाला मुंतकिल किया गया। सो द कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये तब से चल रहा है। एंड आज पहली दफा एक ऐसा फर्क ये है कि एक ऐसा लीडर, एक ऐसा वजीर आजम फॉर्मर हमें मिल गया जिसको उन्होंने अडियाला भेजा और वो ये कह रहा है कि मैं तो यहाँ पे 100 साल रहने को तैयार हूँ, मैं ना डील करूंगा ना मैंने बाहर जाना है, बाहर जाके मैं क्या करूं, मेरा तो ना वहां घर है ना पैसे हैं, मैं तो यही हूँ। एंड इज नॉट विलिंग टू कट द जेल डील। से निकालने की कोशिश हो रही है उन्हें कि नहीं हो रही है अभी? उनको जेल में रखने का हमारे वकील तो नहीं, वकील तो कर रहे हैं, बट आई एम सेइंग इज ही, उन्होंने कभी किसी वकील से पूछा ही नहीं है कि मुझे कब निकाल रहे हो। वो ये पूछते हैं कि कर क्या रहे हो मेरी इस कुर्बानी के साथ, यू नो। वो और खैर मुझे अपने क्यों, इसके ऊपर ही बहुत सवालिया निशान है महर, क्योंकि हाल ही में हमने देखा शेर अफजल मरवत और या दीगर जो लीडर्स हैं, तो क्या एक कोई ब्रेक यानी एक शिज़म क्रिएट हो चुका है, एक नहीं, दरार क्रिएट हो चुकी है इमरान नॉट एट खान की ऑल, पॉलिटिकल मूवमेंट में उनकी एब्सेंस में? नहीं, नॉट एट ऑल। ऑब्वियसली उनकी एब्सेंस में, बिकॉज ही वाज सच अ कमांडिंग फिगर एंड यू नो एवरीथिंग वाज सेंट्रलाइज्ड, पावर वाज सेंट्रलाइज्ड इन दैट, इन द मैन इमरान खान। तो उसके बाद और फिर उसके बाद जो आपकी टॉप टियर लीडरशिप है वो भी सारी जेल में है, राइट। तो एक लीडरशिप वैक्यूम तो आया और फिर जो लोग बाहर थे वो रूपोश थे। तो उस वैक्यूम में हर किसी ने अपनी तरफ से जो वो कर सकते थे हर कोई करता रहा। अब हमने सबको वापस उस सिस्टम ऑफ डिसिप्लिन में लेकर आना है, जो कि तहरीक इंसाफ में वो सेंट्रलाइज टू द पर्सनालिटी ऑफ इमरान खान हमेशा। तो हाँ, एंड मगर वो वो इस वक्त चीज़ जेल चेंज में है। होगी, वो चेंज वो हो रही है चीज अब। एग्जैक्टली, तो दोज आर द चेंजेस एंड दीज आर जस्ट ग्रोइंग पेन्स, आई थिंक, यू नो, आप एडजस्टमेंट्स है। कोई दरार नहीं है जमात में। हर जमात में फर्क फर्क मौकफ रखते हैं लोग, सबकी अपनी राय होती है। एंड अगेन वही जो तसादम होता है मुख्तलिफ सोचों का, उसी से कलेक्टिव विजडम, उसी को तो कहते हैं ना, व्हेन डिफरेंट आइडियाज एंगेज एंड देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम एंड फ्रॉम दैट कॉन्फ्लिक्ट यू कम टू अ बेटर कंक्लूजन। तो इट्स अ वेरी हेल्थी और एक बहुत ही जमहूरी अमल है कि एक जमात में मुख्तलिफ राय हो, हर कोई उस राय को इजहार करे, उसमें आपकी बेशक बहस हो जाए, मगर आप आगे उसको सुलझाते हैं कि नहीं, वो ज़रूरी होता है। एंड आई थिंक हम चीज़ों को इस वक्त सुलझा कर, गुफ्तगू कर कर आगे लेकर चल रहे हैं। लोग इसको कुरेदना ज़रूर चाहते हैं, बट कोई कुछ कुरेदने को नहीं है। मेहरबान कुरैशी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। हम जानते हैं थैंक यू। कि यू आल्सो हैव कमिटमेंट्स, आपकी भी फैमिली है, आपके भी बच्चे हैं, और इस मौके पे आके जो आपने स्टांस लिया, जो आपने किया ये पिछले 2 माह के अंदर और उससे पहले भी अपने वालिद के लिए, उनके हकूक के लिए, आई एम श्योर के लोग कमेंट सेक्शन पे उसके ऊपर भी कमेंट करेंगे। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह। थैंक यू। खुदा हाफिज।